नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। आज हम चर्चा करेंगे पहाड़ी में बेरोजगारी और पलायन की। उत्तराखंड के स्थापना के बाद से ही लगातार वहां पर अच्छी स्कीम्स, अच्छी योजनाएं, लोगों को कैसे वहां से बाहर न जाने दिया जाए, इन सब पहलुओं को लेकर चर्चाएं की जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा हों, इसके लिए सरकार योजनाओं पर काम भी करती है। लेकिन धरातल पर सरकारों के वो दावे हकीकत से कोसों दूर होते हैं। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकारी आंकड़े इसकी गवाही खुद दे रहे हैं। सेवायोजन कार्यालय के पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में बीते 5 सालों के अंदर पंजीकृत बेरोजगारों का आंकड़ा 9 लाख के करीब पहुंच गया है, जिसमें से मात्र 17,000 युवाओं को ही रोजगार मिल पाया है। राज्य गठन के बाद से ही उत्तराखंड में रोजगार एक बड़ी समस्या रहा है। उत्तराखंड में युवाओं के पलायन का बड़ा कारण भी बेरोजगारी ही रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में 30 साल पार करने के बाद भी कई युवा अविवाहित हैं। इन क्षेत्रों में विवाह की औसत उम्र बढ़ रही है, जिससे कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होने के कारण युवाओं को विवाह के लिए आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण भी विवाह की उम्र बढ़ रही है। कई युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरों में जाते हैं और वहीं बस जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में सामाजिक मान्यताएं और परंपराएं भी विवाह की उम्र को प्रभावित करती हैं। कई परिवारों में अभी भी विवाह के लिए पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, जिससे विवाह की प्रक्रिया में देरी होती है। सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जिससे युवाओं को आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में मदद मिल सके। सरकार शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए भी कई कार्यक्रम कर रही है, जिससे युवाओं को विवाह और परिवार के प्रति जागरूक किया जा सके। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में विवाह की उम्र बढ़ने के कई कारण हैं, जिनमें आर्थिक चुनौतियां, शिक्षा और जागरूकता की कमी और सामाजिक मान्यताएं प्रमुख हैं। सरकार और समाज को मिलकर इन चुनौतियों का सामना करना होगा और युवाओं को विवाह और परिवार के प्रति जागरूक करना होगा। सवाल ये भी है कि क्या सरकार पहाड़ों में बेरोजगारी कम कर पाई है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को लेकर हम चर्चा करेंगे और रोजगार के अवसर कम हैं, इसके लिए बेरोजगार युवा की शादी अफेक्ट हो रही है और काफ़ी उम्र के बाद भी वह अविवाहित रहने को मजबूर हो रहे हैं। तो क्या सरकार की लाई गई योजनाओं के दावे हकीकत में ज़मीन पर उतर रहे हैं? क्या इससे वहाँ की जनसंख्या प्रभावित हो रही है? इन सारे मुद्दों को आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अरुण शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर नेता पंकज भट्ट साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों ख़ास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत अरुण शर्मा साहब आपके साथ करेंगे, क्योंकि आप उत्तराखंड को जानते, समझते, करीब से देखते रहे हैं। वहाँ की हकीकत आपको पता है। लगातार सरकार रोज़गार बढ़ाने, उसके सृजन करने की, स्वरोजगार की बातें करती है, दावे करती है, लेकिन देखिए एक विडंबना यह भी है कि यह सब कुछ कहने के बाद भी इतनी उम्र तक, बढ़ती उम्र तक भी वहाँ पर युवा शादी नहीं कर पा रहे हैं। ये सामाजिक रीति नीति को भी एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। सबसे पहले ओपनिंग कमेंट शर्मा साहब, जमीनी हकीकत को लेकर आपसे। तो कुणाल, देखिए कि कुछ समय से ये दिक्कत हुई है और खासकर ये राज्य बनने के बाद जब से जो मैदान के 4 जिले हैं उनमें जनसंख्या का घनत्व बढ़ा है, काम धंधे बढ़े हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ी है, लेकिन पहाड़ में ये अभी भी इंतजार है लोगों को इंडस्ट्री का, काम धंधों का। और पहाड़ में केवल सरकारी नौकरी के अलावा पहले फौज में लोग जाते थे, लेकिन जब से अग्निवीर योजना लागू हुई है तो उसके बाद वो इंटरेस्ट भी युवाओं का खत्म हुआ है।
कम हुआ है, ये कहना चाहिए, खत्म तो नहीं कहना चाहिए, कम हुआ है। और देखिए अब ये पिछले कुछ समय से जो हो रहा है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में तो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन पहाड़ में वो सुविधाएं जुटाना एक बड़ा मुश्किल काम है। पहाड़ में केवल आप ये समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी के अलावा, चाहे वो पुलिस की हो, स्कूल्स की हो, या और प्रशासनिक ऑफिसेज में हो, उसके अलावा कहीं कोई रोजगार का स्कोप नहीं है। अब स्थिति ये होती है कि पहाड़ में अगर कोई काम करता है, अपना काम करता है, तो उससे उसका जॉब प्रोफाइल पूछा जाता है। कोशिश लड़कियों की भी ये कोशिश होती है कि जो मैदानी क्षेत्र में लड़का स्टैब्लिश हो, उसी के साथ शादी की जाए। तो ये दिक्कत आ रही है, ये व्यवहारिक दिक्कत है। और इसको जब तक ये सामाजिक ताना बाना नहीं बदलता या पहाड़ में रोजगार के अवसर ज्यादा नहीं पैदा होते, तब तक ये दिक्कत होगी। और आपने तमाम उदाहरण दिए हैं कि किस तरह कहाँ कौन कौन लोग अभी तक कुंवारे रह गए या जिनके रिश्तों की कमी है, ये तमाम उदाहरण हैं। और ये मुझे लगता है कि ये विसंगति बढ़ेगी, कम नहीं होगी, जब तक रोजगार के अवसर या आप ये कहें काम धंधे नहीं बढ़ेंगे। अब जैसे उत्तराखंड के 2 रीजन हैं, गढ़वाल और कुमाऊं जी। अब देखिए, अब सरकार ने शीतकालीन यात्रा शुरू करी है, खासकर गढ़वाल रीजन में जो हमारे चारों धाम है, जो उनका शीतकाल प्रवास है, वहां भी सर्दियों में यात्रा इस साल शुरू की गई है। तो कुछ टूरिस्ट वहां भी आए हैं, लेकिन जो मेन फोकस रहता है वो गर्मियों का होता है, 6 महीने का होता है, जब इन धामों के कपाट खुलते हैं, साथ में हेमकुंड साहिब के कपाट खुलते हैं। तो उन रास्तों में एक सीजनल रोजगार तो लोगों को मिल जाता है, दुकान के नाम पर या और कामों के नाम पर, लेकिन वो साल भर का रोजगार नहीं होता। शीतकालीन यात्रा अगर जोर शोर से चलती है तो वो ऑफ सीजन में भी वो रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। लेकिन इसके लिए वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, जो गर्मियों में तो आपका मौजूद रहता है, लेकिन सर्दियों में लोग उन चीजों को बंद करके अपने गांव चले जाते हैं या दूसरी जगह चले जाते हैं। हाँ। तो वो एक व्यवहारिक दिक्कत है। और देखिए, ये एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। और इसको देखिए, टाइम लगेगा और वो टाइम भी आएगा। बहुत सारे लोग कोविड के बाद जो वापस आए हैं पहाड़ में, उन्होंने अपने स्वरोजगार, किसी ने बागवानी शुरू कर दिए, किसी ने फूल उगाने शुरू कर दिए, किसी और ने डेयरी का काम शुरू कर दिया। तो वो लोग वापस आए हैं, उन्होंने अपनी जड़ों को मजबूत किया है। और देखिए, लेकिन वो पहले से स्टेब्लिश थे मैदानी क्षेत्रों में, वो लोग काम कर पाए। जो लोग स्टैब्लिश नहीं थे या जिनके पास के रोजगार थे, वो रोजगार बंद हो गए कोविड में, वो वापस आने के बाद भी आए थे 2-3 महीने जब वो कोविड का प्रकोप रहा, यहाँ रहे और उसके बाद वापस लौट गए अपने काम धंधों की तलाश में, क्योंकि यहाँ वो काम धंधे नहीं है जो उनको मैदानी क्षेत्र में, आप कहें बंबई में मिलते हैं, चंडीगढ़ मिलता है, लुधियाना मिलता है या और शहरों में मिलता है, दिल्ली में मिलता है, वो यहाँ स्थिति नहीं है अभी। तो ये स्थिति बनानी पड़ेगी, उसके बाद ये विसंगति दूर होगी। जी कुणाल। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने शर्मा साहब। देखिए, पंकज भट्ट साहब, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड जितना खूबसूरत है भट्ट साहब, उतना चुनौतियों से भरपूर भी है। और इससे बड़ी चुनौती क्या ही नज़र आएगी अभी, जब बेरोज़गार युवा अपनी ज़िंदगी को आगे ही नहीं बढ़ा पा रहे हैं, शादी नहीं कर पा रहे हैं। आपके खुद के आंकड़े इसकी ताकीद कर रहे हैं। 9 लाख के आसपास रजिस्टर्ड लोग हैं, जिनमें से केवल 17,000 युवाओं को ही रोज़गार मिल पाया है। ऐसे में जो भी बात हो, असल बात तो यह है कि धरातल पर क्या कुछ नज़र आ रहा है। भट्ट साहब, ये बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार कितनी गंभीर है इसको एड्रेस करने के लिए, क्या वे आउट नजर आ रहा है? हेलो, हाँ, आवाज आ रही है आपके पास? देखिए, हाँ बिल्कुल आ रही है। देखिए, रोजगार आज सबसे बड़ी एक चुनौतीपूर्ण समस्या है उत्तराखंड में। आपके तराई क्षेत्र में तो विकास हो रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्री भी लग रही है, किंतु पहाड़ों में रोजगार के नाम पे सिर्फ पर्यटन है। और पर्यटन में भी 4 धाम यात्रा है। अभी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ पे विंटर टूरिज्म भी करवा रहे हैं, सर्दियों में शीतकालीन यात्रा भी चल रही है, लेकिन वो अभी यात्रा वैसे जैसा सोचा है वैसे चल नहीं पा रही है, क्योंकि हम लोगों को उसका खूब प्रचार प्रसार और सर्दियों के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। अभी वो डेवलप है नहीं, वो उसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। हेलो, हाँ, बोलिए भट्ट साहब। जी। और आप देखते हैं 6 महीने यात्रा चलती है, उसमें भी 3 महीने यात्रा हमारी बाधित रहती है। कभी ओलावृष्टि के कारण
कभी आपका जो आजकल आप देख रहे हैं, अभी यात्रा का टाइम था, बरसात खूब आई है, सड़कें जगह जगह टूटी हुई है, बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। इससे क्या है, जो वहाँ पे लोग लोन ले लेके अपने गेस्ट हाउस बना रहे हैं, यात्रा के लिए दुकानें खोल रहे हैं। यात्रियों के ना आने से उन लोगों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है, जिस कारण बहुत कठिनाइयों के साथ वो अपना रोजगार कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है, बच्चों की शादी ना होने के कारण ना होना। भट्ट साहब, स्वरोजगार को लेकर आप लोग बहुत इम्फेसाइज कर रहे हैं, उस पर फोकस भी दे रहे हैं। आपको लगता है, और यह खासकर जो पहाड़ी वर्सेस मैदानी इलाके में डिफरेंस है और खामियाजा ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ विशेष सोच है आपके मन में? कैसे इस डिस्पैरिटी को पाटिएगा? हाँ, देखिए, अभी सबसे पहले सरकार ने, भाजपा सरकार जब से आई है तब से यहाँ पे होम स्टे को काफी बढ़ावा दिया गया, और जो लोग होम स्टे बना रहे हैं उनको सरकार कई सारी सुविधाएं भी दे रही है, चाहे उनको सस्ता लोन हो और अन्य सुविधाएं सरकार मुहैया करवा रही है। किंतु एक जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। हमारे पहाड़ में अभी युवाओं में कैसे अभी जागरूकता नहीं है होम स्टे को लेके और शीतकालीन यात्रा को लेके। अभी सर्दियों में हम लोग यहाँ पे स्कीइंग करवाते हैं, ओली में कई और जगह भी स्कीइंग हो सकती है। इसके लिए क्या है, वहाँ पे लोकल को भी डेवलप करना चाहिए। ऋषिकेश में जैसे राफ्टिंग डेवलप हुई, वहाँ के लोकल के लोगों ने, उसमें सरकार का योगदान कुछ नहीं है, तो लोकल के योगदान से वहाँ पे आज राफ्टिंग डेवलप हुई है। आपका ये टिहरी में जो पैरासेलिंग ये सब हुआ है, वहाँ लोकल ने किया है। हाँ। या यहाँ पे एडवेंचर जो हुआ है, आपको बंजी जंपिंग, फ्लाइंग फॉक्स, रिवर्स बंजी, ये सब लोकल की ही देन है। तो ऐसे ही पहाड़ों में लोकल को थोड़ा सा आगे आना चाहिए, बाकी तो सरकार इनके पीछे सपोर्ट करने के लिए है। शर्मा साहब, अभी जिक्र किया भट्ट साहब ने, चुनौतियां काफ़ी हैं और उसको लेकर सरकार होमस्टेज को काफ़ी बढ़ावा दे रही है। क्या होमस्टेज को बढ़ावा देकर उसे एक पैरेलल सेक्टर के तरह इस्टेब्लिश कर यह जो विसंगति है जिसके चलते लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, इसको दूर किया जा सकता है क्या? और क्या, एक मैं आपसे टिप्पणी अग्निवीर योजना के ऊपर भी लूँगा। पहले उत्तराखंड में क्या होता था, बहुत सारे नौजवान सेना में भर्ती होने के लिए इच्छुक हो जाते थे। जब से अग्निवीर योजना आई है उनका रुझान भी थोड़ा कम हुआ है, क्या यह भी अफेक्ट कर रहा है? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं पहले तो ये विसंगति जो है, हाँ, इसके ऊपर बात करें तो ये देखिए, हाँ बोलिए शर्मा साहब। जब से राज्य बना है उसके बाद से मैदानी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, इंडस्ट्रीज लगी हैं, और उसके अलावा आप ये देख लीजिए कि सरकारी नौकरियों में भी अवसर ज्यादा मिले हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। लेकिन ये मैदानी क्षेत्रों में ही मिला है। अगर हम बात करें पहाड़ की, तो पहाड़ में ये देखिए, आज तक इंडस्ट्रीज नहीं जा पाई। होटल खुलते हैं, रेस्टोरेंट खुलते हैं, लेकिन वहाँ वो जो एक कहना चाहिए कि सम्मानजनक मानदेय है, वो नहीं होता है। तो ये स्थितियां हैं। अब धीरे धीरे पहाड़ में ये, जैसे पंकज भाई ने कहा, सरकार होम स्टे की तरफ बढ़ावा दे रही है। होम स्टे काफी संख्या में खुले हैं, हाँ, लेकिन एक होम स्टे में 4 या 5 लोग काम करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। तो एक कुक होगा, एक सफाई वाला होगा, और उसके अलावा जो मालिक होता है वो खुद ही देखता है सारा काम अधिकतर। तो वो बहुत ज्यादा उसमें गुंजाइश नहीं होती रोजगार की, कम लोग। लेकिन ज्यादा खुले हैं तो उस हिसाब से अगर एक में 5 भी लगा ले, तो जैसे हमारे यहाँ लगभग 2500 के करीब रजिस्टर्ड होम स्टे हैं, तो उसके हिसाब से 12,500 लोग एडजस्ट होते हैं। तो जहाँ एक तरफ आप और हम सब ये मानते हैं कि जो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं जी, उससे बहुत बड़ी संख्या अनरजिस्टर्ड बेरोजगारों की होती है, ठीक कह रहे हैं, जो किसी कारण से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज नहीं कराते। लेकिन वो संख्या उस संख्या से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो उस जो गैप को पाटने के लिए काम करना चाहिए। मुझे लगता है सरकारों ने वो प्रयास तो किया, लेकिन वो प्रयास कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह धरातल पर नहीं उतर पाया, क्योंकि पहाड़ में माइक्रो इंडस्ट्री की बात हो रही थी, अब तक कुछ नहीं खुल पाई। तो जो चिप्स बनते हैं, जैसे जापान में हिल स्टेशन में वो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के काम होता है, घर घर में बनते हैं, यहाँ अभी वो स्थिति नहीं आ पाई है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो नौकरशाही है, या हम कहें लाल फीताशाही है, वो भी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि कहीं सिंगल विंडो सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हो पाया। आदमी को कोई काम करने के लिए कई खिड़कियों पर दौड़ना पड़ता है,
तो वो उत्साह खत्म हो जाता है धीरे धीरे। मैं आपको एक बात बताऊं कि त्रिवेंद्र सरकार में हेम की खेती, जो भांग की खेती है, वो हुई थी कि उससे जो दवाई निकलती है भांग के पौधे से, या जो उसका रेशा निकलता है, वो बहुत सारे जगह काम आता है। तो उसकी एक योजना बनी थी, कई लोगों ने प्रस्ताव भी जमा करे, लेकिन आज तक एक भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। वो इसलिए कि कहीं जन विरोध ना हो जाए भांग के नाम पे। तो ये चीजें भी देखनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ जैसे माल्टा होता है, कुमानी होती है, आड़ू होता है, या प्लम होता है, इस तरह के फ्रूट्स होते हैं। इनकी अगर जो बियर है, वाइनरी कहना चाहिए, जो ये बात हो रही थी, ब्रूअरी, वाइनरी, इनकी बात हो रही थी, लेकिन ये आज तक धरातल पर नहीं हुई। देवप्रयाग में एक खुली थी हरीश रावत के जमाने में, उसमें विरोध बहुत ज्यादा हो गया था। तो ये जनता को भी समझना पड़ेगा कि ये चीजें खुलने का मतलब ये नहीं है कि नशे का आदी बनाना। ये खुलने का मतलब ये है कि उसमें नौजवानों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। नहीं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप रास्ता दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों को भी संजीदगी से समझने की जरूरत है। भट्ट साहब, भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड काफी विषम है, खासकर बात जब पहाड़ों की हो। ऐसे में आपको लगता है कि कुछ योजनाएं केंद्र सरकार के तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से ऐसी आनी चाहिए जो बिल्कुल तटस्थ तौर पर खड़े होकर के इनके भविष्य को संवार सके। देखिए, न्यू टेक्निक्स की बात शर्मा साहब ने की है, उन टेक्निक्स को भी क्या कंसीडर किया जा सकता है? क्योंकि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी हो, लाख अच्छी हो, मैं मानता हूँ, कोई माने ना माने, अब सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन उसका एक यह भी असर हुआ है कि जो नौजवान है उसके प्रति आकर्षित कम हो रहे हैं, क्योंकि 4 साल के बाद क्या वो विपक्ष ने गलत फैलाया है। मैं आज भी देखता हूँ पहाड़ों में लड़के सड़कों के किनारे दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो अग्निवीर में भर्ती हो सके। अभी हम इससे हटके एक बात और करेंगे। आज पहाड़ में मैं जाता हूँ, देखता हूँ पूरे पहाड़ में खेती आज बंजर पड़ी हुई है, ठीक है ना, सारी जमीनें खाली है। वहाँ पे हम लोग अपने युवाओं को प्रेरित, जिसमें सरकार काफी सब्सिडी दे रही, प्रेरित करके छोटे छोटे वहाँ पे हम लोग सोलर पावर का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिले, ठीक है। और कई प्रोजेक्ट लगे, उसमें युवाओं को ट्रेनिंग देके उन सोलर पावर की प्लेट्स की सफाई का अगर वो काम करें, वो भी बहुत बड़ा काम है, उसमें भी एक आदमी 2-3 लाख रुपए महीना कमा सकता है। ऐसे काम है। मिलेट्स को आज हमारे मोदी जी भी मिलेट्स को, और पूरे आप देखोगे जितने 5 स्टार होटल हैं हिंदुस्तान में नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में, तो वहाँ पे मिलेट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। हमारे कोदे की, झंगोरे की, आपका जो ब्लैक गार्लिक होता है, और कई सारी चीजें हैं, गुची होता है। आज आप गुची की एक प्लेट सब्जी खाओगे लीला पैलेस में, तो वो 8,000 रुपए प्लेट है। तो वो सब हमारे पहाड़ में होता है। उस सब के लिए हमें युवाओं को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि आप लोग मिलेट्स की खेती में आओ। देखो, अच्छा, अभी समस्या यहाँ पे बंदरों की, गोणी की, और सुअरों की, तो जो मिलेट से ये सुअर और बंदर ये भी नहीं खाते, तो इससे भी हमें मतलब बचाव मिलेगा। तो इस ओर भी हमें अपने युवाओं को थोड़ा सा रुझान बढ़ाना पड़ेगा हर माध्यम से। बाकी सरकार तो उसमें सब्सिडी दे ही रही है, और हमने मंडियों के माध्यम से, अब मंडियों के माध्यम से हम खरीदने को, तो सरकार खरीद भी रही है, मतलब उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप बेचोगे कहाँ, सरकार खुद खरीद रही है मंडियों के माध्यम से। ठीक है भट्ट साहब, सामाजिक ताना बाना भी कुछ ऐसा हो गया। देखिए, आमतौर पर पहले गाँव में जो युवतियां रहती थी वो गांव के युवकों से शादी कर लेती थी, लेकिन अब आप प्रैक्टिकली यदि देखिएगा तो लड़की या लड़की के परिवार वाले भी यह उम्मीद करते हैं गांव में रहते हुए कि जिससे ब्याह होना है लड़की का, वो अच्छा नौकरी करे, शहर में नौकरी करे तो और अच्छा पैकेज हो, सरकारी नौकरी हो तो और बढ़िया। ये जो सोच चेंज हो गई है समाज में, इस सोच का खामियाजा भी इसके ऊपर अफेक्ट हो रहा है। आप समझ ही रहे हैं बेरोजगार युवा की हालत क्या हो रही है। ऐसे में ये समाज में सेंसिटाइजेशन करने के लिए भी राज्य सरकार कोई रोल प्ले करेगी क्या? देखिए, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे पहाड़ में फैसिलिटीज नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। कोई महिला अगर प्रेग्नेंट होती है, उसको डिलीवरी के लिए या तो ऋषिकेश एम्स आना पड़ता है या देहरादून आना पड़ता है। उससे पहले कहीं सर्जरी डिलीवरी अच्छी भी होती नहीं है। ब्लड बैंक कहीं नहीं है पहाड़ों में, जगह जगह ब्लड बैंक होने बहुत जरूरी है। तो छोटी छोटी कमियां अगर दूर हो जाए तो फिर शहर की लड़कियां पहाड़ में जाएंगी शादी करने। और मैं देख रहा हूँ हमारी केदारनाथ विधानसभा जो है, वहाँ पे लोगों को अच्छा रोजगार है, अच्छे लोगों के होटल्स बने हुए, तो उनकी जो शादियां हो रही है वो लड़कियां कोई दिल्ली से है, कोई बॉम्बे से है, कोई ऋषिकेश से, कोई देहरादून से, कोई चंडीगढ़ से है, क्योंकि उनके पास पैसा भी है, रोजगार भी है जी। तो अगर पहाड़ों में रोजगार आ जाए, हमारे बच्चे अगर सोलर एनर्जी से जुड़ जाए, सोलर पावर का कार्य करें, अच्छे मिलेट्स का काम करें। अभी देखो नमक वाली, आप देखते होंगे नमक वाली दीदी, और अन्य ऐसे कई सारे आजकल चल रहे हैं। कीवी चल रहा है हमारे उत्तराखंड का एक प्रोडक्ट, वो है वो
वो उत्तराखंड के सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये सब हम लोग बना के हमारे बच्चे खेती कर रहे हैं, इसकी सेब की खेती कर रहे हैं, संतरे की माल्टा है, माल्टा इतना होता है हमारे चमोली रुद्रप्रयाग पौड़ी में, उसकी माल्टे के पेड़ लगाएं, अखरोट के पेड़, अच्छे हाइब्रिड अखरोट के पेड़ लगाएं। अगर एक आदमी 10 अखरोट के पेड़ लगाता है तो उसको साल भर का 10 अखरोट के अखरोट बेचने से गुजारा हो जाएगा। लेकिन खेती करना ही नहीं चाहते ये लोग। नहीं ठीक है, लेकिन वही तो है ना, आपकी फिर मानसिकता अलग हो। शहर में होटलों में काम कर लेंगे लेकिन यहाँ पे घर में काम नहीं करेंगे। वही तो है, अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाती है कि लोगों में यह अवेयरनेस भी क्रिएट करें कि इस तरह से भी जिंदगी जी। राज्य सरकार अवेयरनेस कर सकती है, सब्सिडी दे सकती है, उनको प्रोत्साहित कर सकती है। काम तो हमारे युवाओं को ही करना है। ठीक है भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। आप दोनों खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, आपने अपना वक्त दिया। पहाड़ों में बेरोजगारी और पलायन एक गंभीर मुद्दा तो है, लेकिन ज़रूरत यह भी है अपने दृष्टिकोण को बदलने की, समझने की कि इन तमाम विसंगतियों के बावजूद भी कैसे अवसर खोजे जाए, तलाशे जाए। राज्य सरकार को भी क्या कुछ सहयोग करना है, इसके ऊपर अच्छे से सीरियसली सोचना चाहिए। युवाओं को भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।